हेलो एवरीवन, वेलकम आपका दरवाल फिजिक्स के इस सेशन में। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अ पॉइंट चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज जो कि या तो स्टेशनरी हो, स्थिर हो, या किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्लो मूव कर रहा हो, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का उस चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। साथ ही इस प्रभाव का हम क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं और किस तरह के एप्लीकेशंस है उसको भी हम लोग समझेंगे। ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक जो एप्लीकेशन वो ऐसा है कि वो किसी साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार तक दिला दिया। तो इसलिए इसका एप्लीकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इसको भी देखेंगे। तो मैं हूँ आपका रंजीत कुशवाहा, और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पॉइंट चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हम लोगों ने पीछे क्लासेज में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसे कहते हैं? तो कोई भी अगर चार्ज्ड बॉडी है तो उस चार्ज्ड बॉडी के चारों तरफ एक उसका इन्फ्लुएंस क्षेत्र बनता है, यानी एक कि चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहाँ तक उस चार्ज्ड बॉडी के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रभावी होता है। उस क्षेत्र को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई चार्ज्ड बॉडी है, तो इसके चारों तरफ ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी दूसरा हम चार्ज ला करके रखेंगे तो उस पर इस चार्ज बॉडी के कारण उस पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर फोर्स लगेगा। और अगर वह चार्ज्ड बॉडी इससे बाहर है तो इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जहाँ तक इसका प्रभाव क्षेत्र होता है उसी को हम लोग इस चार्ज्ड बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये जो बना रहे हैं चार्ज बॉडी के चारों तरफ, ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इसको हम कहें कि वेक्टर फील्ड है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? तो इस फील्ड में प्रत्येक पॉइंट पर अलग अलग फील्ड स्ट्रेंथ होता है। जैसे अगर हम नाम दें यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, तो हर पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को उस पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई ए, यहाँ पर ई बी, यहाँ पर ई सी और यहाँ पर ई डी। और अगर हम देखें तो इस फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे ये होगा, यानी ए पर फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, बी पर उससे कम, सी पर उससे कम, डी पर सबसे कम। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फील्ड का स्ट्रेंथ भी घटता जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर ए जैसा पॉइंट ही अगर इधर भी हो सेम डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर भी सेम फील्ड होगा, और बी जैसा पॉइंट इधर भी हो, जितनी डिस्टेंस पर यहाँ से ये बी की डिस्टेंस है उतनी ही इधर भी हो, तो यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस होगा। बट अलग अलग पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि पॉइंट चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ एक समान हो। प्रत्येक पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ एक समान हो, कहीं पर भी फील्ड का मैग्नीट्यूड एक समान हो, कहीं ना बढ़े ना घटे, तो वैसे फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर हम उसको चित्र के द्वारा अगर दिखाएं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे ये सपोज कीजिए कि ये हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो पैरेलल लाइंस है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इस फील्ड में कहीं पर भी हम जाएंगे, किसी भी पॉइंट्स पर लेंगे, तो हर जगह फील्ड का स्ट्रेंथ एक समान होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है?
तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। साथ ही ये एक और चीज़ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बता रहा है कि ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इस बोर्ड के प्लेन में है। या अगर मान लेते हैं कि इस तरह का लाइन हम अपने कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हैं तो डैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस पेज के प्लेन में होगा। या इस बोर्ड पर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बोर्ड के प्लेन में, इसी प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी प्लेन में होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ भी हो सकता है और बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो अगर वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसको हम कैसे शो करेंगे? तो उसके लिए हम लोग डॉट्स का उपयोग करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि ऐसे हम डॉट पॉइंट्स का यूज़ करें और डॉट पॉइंट्स के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाएं, तो ऐसे अगर डॉट पॉइंट्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड। इसको लिखेंगे ऐसे, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और ये हो गया, ये बोर्ड के प्लेन में हो गया, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड के प्लेन में हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड, अंदर की तरफ, तो उसको हम लोग क्रॉस से द्वारा ऐसे दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि ऐसे हमने क्रॉस बना दिया यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस पे ऐसे, तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ये भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, यानी बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ, परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ। इनवर्ड का मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं कि हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल इनवर्ड यानी परपेंडिकुलरली वो इनवर्ड होगा। तो इसको लिखेंगे इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये हो गया आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बाहर की तरफ, और ये हो गया इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ, लेकिन सभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये समझते हैं कि इस तरह के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज्ड बॉडी रखते हैं तो उस चार्ज्ड बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हम लोग प्लेन में ही, बोर्ड के प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं। तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं, ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है कि अगर इस तरह की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉइंट चार्ज को रखें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, यहाँ पर Q। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया, Q नट इसको हम लोग मान लेते हैं, और ये जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, फील्ड के स्ट्रेंथ को E = F/Q नट से। याद होगा आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को उस पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ कहते हैं, और उसे हम लोग E से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम F का मान निकालें यहाँ से F, तो F का मतलब हो जाएगा Q नट × E। डैट मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो उस पॉइंट पर अगर हम कोई चार्ज रखें तो चार्ज को रखने से जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम बता सकते हैं और उसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि
डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो उस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होता है, या ऐसे कहें कि फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया कि अलग अलग, अगर मान लो वेरिएबल फील्ड है तो अलग अलग पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, फील्ड का डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम फील्ड ले रहे हैं वो हम यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ एक समान होगा और फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो भी एक ही होगा। ऐसा नहीं हो कि फील्ड का इस पॉइंट पर अलग डायरेक्शन, इस पॉइंट पर अलग डायरेक्शन, ऐसा नहीं है। हर जगह फील्ड का डायरेक्शन एक ही है और हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड या फील्ड का स्ट्रेंथ भी एक ही है, क्योंकि यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इस फॉर्मूले के अनुसार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम कोई चार्ज बॉडी रखेंगे तो उस बॉडी पर एक फोर्स लगने लगेगा और उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। उस फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q नॉट इंटू ई, यानी कि उस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है और हमने कितना चार्ज वहाँ पर रखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फील्ड का स्ट्रेंथ हमारा वहाँ पर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हमने Q नॉट चार्ज को यहाँ पर रखा तो यहाँ फोर्स हो जाएगा Q नॉट इंटू ई, चूँकि ई जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हियर क्या है, E इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का ये स्ट्रेंथ हो गया। तो उस पर फोर्स हो जाएगा Q नॉट इंटू ई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट चार्ज प्लस Q चार्ज रखा, उसी तरह से हम यहाँ पर एक माइनस Q चार्ज ले लेते हैं, माइनस Q नॉट। ठीक है, तो माइनस चार्ज हमने निगेटिव चार्ज रखा, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना कि इसका है। Q नॉट इसका भी है, Q नॉट इसका भी है, तो डेट मीन्स जितना फोर्स इस पे लग रहा था उतना ही फोर्स इस चार्ज पे भी लगेगा, क्योंकि इस पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम है, क्योंकि ये भी उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इस पर भी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, बट अब अंतर क्या आएगा, अंतर आएगा इन दोनों के डायरेक्शन में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वही फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। तो अब लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि वो अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होता है उस फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो टुवार्ड्स द फील्ड होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। क्लियर है, उसी डायरेक्शन में फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, यानी डैट मीन्स कि हमने Q नॉट चार्ज रखा तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और इस प्रकार से ये जो चार्ज बॉडी है इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, क्योंकि अब उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है Q नॉट इंटू ई। तो ये जब फोर्स इस चार्ज बॉडी पे लगेगा तो क्या होगा, उसकी जो उस पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और उस एक्सेलरेशन के कारण वो अब आगे की तरफ उसकी वेलोसिटी जो होगी बढ़ती जाएगी और वो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ मूव करता रहेगा। एक्सेलरेशन हम इस पर कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से A इज इक्वल टू F बटे m से इस पर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको तो फोर्स मालूम है Q नॉट इंटू ई और ये जो चार्ज बॉडी है तो उस चार्ज बॉडी का अगर मास मालूम हो जाए तो हम यहाँ से डिवाइड करके उस पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई फंडामेंटल पार्टिकल है तो प्रोटॉन हो या कोई भी, तो उसका मास रख देंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ रखेंगे, उसका चार्ज रखेंगे और फिर ये कैलकुलेशन करेंगे तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन का मान हमारा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस पर एक्सेलरेट होगा और आगे की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, बट ये जो निगेटिव चार्ज है इसका क्या होगा,
तो निगेटिव चार्ज में क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखेंगे तो इस पर भी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट हो जाएगा। क्यों अपोजिट हो गया? क्योंकि अब ये वेक्टर ही बदल गया, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का जो नेचर है वो निगेटिव है, तो निगेटिव होने के कारण जो फोर्स का जो नेचर होगा या फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। डैट मीन्स कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई निगेटिव चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज्ड बॉडी पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। क्लियर है? तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि अगर ये एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। जबकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। और उस पर भी अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से उस पर भी हम एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा उसको भी हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर पार्टिकल हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको लिख सकते हैं E/E/m। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया तो ये निगेटिव साइन इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन का यूज होगा। ये निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेक्टर है, एक्सेलरेशन जो वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के ऑपोजिट है और इसलिए यहाँ पर माइनस साइन का यूज किया गया है। और अगर इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें, इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो इस पर हो जाएगा E/E/m। तो इस प्रकार से इस पर लगने वाले एक्सेलरेशन को हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे और वहाँ जब हम देखेंगे कि कैसे किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वहाँ पर हम लोग बिल्कुल इसी सब कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन अपोजिट, ये पॉजिटिव हो गया, इसका डायरेक्शन इस दिशा में, निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इसके अपोजिट। लेकिन अब एक बात आती है कि सपोज कीजिए कि ये जो निगेटिव चार्ज है ये तो स्टैटिक चार्ज हमने कंसीडर किया तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ऐसे मूव किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये निगेटिव चार्ज बॉडी जब वो पहले से ही मोशन में हो, स्लो मूविंग, वो मान लेते हैं कि स्लो मोशन में ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है जिसका डायरेक्शन ऐसे है और वो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा? तो अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है और जैसे ही इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो क्या होगा कि उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तो अब वो डिसलरेट होने लगेगा, क्योंकि अब वो मोशन में था। अब चूंकि रेस्ट में रहता तो इधर की तरफ जाता, लेकिन अब वो मोशन में है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो क्या होगा? वो डिसलरेट होगा। डिसलरेट मतलब कि उस पर एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगेगी और फाइनली वो जाकर के रेस्ट में आ जाएगा। कुछ समय के बाद वो बिल्कुल रेस्ट में आ जाएगा। कब? जब उस पर जो पीछे से जो फोर्स लग रहा था, ठीक है, और फिर इधर इसके कारण जो फोर्स लग रहा था, दोनों एक दूसरे को जब बैलेंस कर देंगे तो फिर वहाँ से वो रेस्ट में आ जाएगा और फिर रेस्ट में आने के बाद फिर से उस पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण फिर से वो इस दिशा में, यानी पीछे जिस दिशा से वो जा रहा था बिल्कुल उसी दिशा में फिर वो वापस लौटना शुरू कर देगा। यानी अगर कोई स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करे तो उस पर एक्सेलरेशन के बजाय डिसलरेशन होगा, क्योंकि उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस तरह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगेगी और कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी घटते घटते शून्य हो जाएगी और फिर उसके बाद से वह अपने पाथ को रिट्रेस करेगा और वापस उसी पाथ पर वापस लौट आएगा। तो ये घटना होगी किसी चार्ज के कारण। इसी प्रकार से अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल है और दो तरह के उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए जाते हैं। सपोज कि इधर एक कोई प्लेट है पॉजिटिव,
ये मान लेते हैं प्लेट हो गया, और इधर एक प्लेट हो गया निगेटिव। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे ऐसे हो गया। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, अब जैसे ही इस पहले से ऐसे मूव करते हुए आ रहा है, अब जैसे ही इसमें इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचता है, क्योंकि इस प्लेट के द्वारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचेगा तो क्या होगा, तो अब इस पर क्या है कि इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव प्लेट है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जैसे ही वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक ये जो प्लेट है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज जो प्लेट है, ये तो इसको रिपल्स करेंगे, लेकिन ये वाला जो प्लेट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इस प्रकार से इसका जो पाथ होगा वो ऐसे ना हो करके इसका पाथ जो होगा वो ऐसे हो जाएगा और इस पाथ पर मूव करेगा और इधर की तरफ वो जाएगा, इस प्लेट की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। तो इस प्रकार की घटना जो होगी वो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह के फील्ड में मूव करता है तो इस प्रकार से वो अट्रैक्ट होगा या डिफ्लेक्ट होगा, अपने पाथ से वो डिफ्लेक्ट हो गया, कहेंगे कि वो ऐसे ना जा करके अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया और इधर की तरफ मुड़ गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। हम लोग तो यहाँ पर देख लिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज पर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा, निगेटिव चार्ज पर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा। अब इन चीज़ों की सहायता से इसके हम एप्लीकेशंस को समझते हैं और इसके बहुत अच्छे अच्छे दो एप्लीकेशंस है उसको हम लोग जानते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्लो मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स पर आधारित जो सबसे अच्छा जो एप्लीकेशन है वो मिल्कन का एक्सपेरिमेंट है। मिल्कन का नाम आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा। मिल्कन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी किसी भी बॉडी पर जो दिया गया चार्ज होता है वो हमेशा एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और साथ ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी, चार्ज की वैल्यू भी प्राप्त की। मिल्कन का यह जो एक्सपेरिमेंट है यह आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। मिल्कन ने 1910 में एक्सपेरिमेंट शुरू किया और फाइनली उनको 1913 में जाकर के इसकी सफलता मिली। उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, आइए उसको थोड़ा समझते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक चैम्बर लिया, एक ऐसे चैम्बर बनाया और थोड़ा सा ऊंचा था वो, और इस चैम्बर में उन्होंने एटोमाइजर की सहायता से ऑयल ड्रॉप को ऐसे स्प्रे किया, ऑयल ड्रॉप को ऐसे स्प्रे किया ऑटोमाइजर की सहायता। और ऑटोमाइजर मतलब एक स्प्रेयर हो गया, और उस स्प्रेयर की सहायता से जिसमें ऑयल भरा था और उस स्प्रेयर की सहायता से वो बाहर से किसी छिद्र से उसमें वो ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया। और इस प्रकार से जब ऑयल ड्रॉप यहाँ पर स्प्रे किया जाता था तो इस तरह से वो गुंबद में आता था, और ऑयल ड्रॉप्स जो एक्सपेरिमेंट जो स्प्रेयर से बाहर निकलता था वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही टीनी ड्रॉपलेट्स उसको हम कह सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप होते हैं, टीनी ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स ऐसे इस चैम्बर में आते थे, और इस चैम्बर में जब वो नीचे की तरफ मूव करते थे तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर वो एक प्लेट लगा हुआ था, और इस प्लेट पर वहाँ बीच में एक बहुत ही छोटा सा छिद्र कर दिया गया था। ठीक है, और ये प्लेट जो था, ये जो ऊपर वाला जो प्लेट था जिसे इसका नाम दे देते हैं हम ए और नीचे वाला बी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड था, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट था, और नीचे वाला जो प्लेट था वो निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट रखा गया था। और ऐसा करने से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने चैम्बर के निचले हिस्से में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए दो प्लेट का यूज़ किया। ऊपर वाले प्लेट को पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले को निगेटिव चार्ज।
ऊपर वाले प्लेट में एक छोटा सा होल कर दिया गया, छोटा सा छिद्र कर दिया गया, ताकि ये जो ड्रॉपलेट्स है वो इसमें आ सके। ठीक है, अब प्रारंभ में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया कि इसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। डेट मीन्स कि सर्किट को ओपन रखा। तो सर्किट को ओपन रखने से क्या हुआ कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो सपोज किया कि इसमें से कोई टीनी ड्रॉपलेट से किसमें नीचे आ गया। अब ये जो टीनी ड्रॉपलेट्स था वो ऐसे जब इसमें नीचे आया तो फिर यहाँ पर एयर के ड्रैग के कारण उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा। ठीक है, और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी और फिर उसके बाद से वो एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर किसी विस्कस मीडियम में जब गिराई जाती है तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगता है। विस्कस का मीडियम का उस पर एक ड्रैग फोर्स लगता है, खिंचाव बल, जिसको ऐसे समझ लें कि उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है मीडियम का, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ होता है। अब ये मान लेते हैं कि ये आयल ड्रॉप ऐसे नीचे की तरफ हो रहा है और ये ड्रैग फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाता है, नीचे की तरफ गिरते जाता है, वैसे वैसे इस ड्रैग फोर्स का मान भी बढ़ता जाता है। विस्कस फोर्स का मान भी, ड्रैग फोर्स को विस्कस फोर्स भी कहते हैं, तो इस विस्कस फोर्स का मान भी बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि यह विस्कस फोर्स, इस पर लगने वाला जो इसका वेट है, या जो इसको कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि जिसके कारण यह नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट मीन्स इसका वेट। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जब इस विस्कस फोर्स के बराबर हो जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस पर उस समय कोई नेट फोर्स नीचे नहीं लग रहा होता है। और जब कोई नेट फोर्स नीचे नहीं लग रहा होता है तो इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है और तब यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरने लगता है। तो जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है इक्विलिब्रियम के केस में, यानी जहाँ पर जो है वो विस्कस फोर्स जो है इक्वल हो जाता है वेट के, या ऐसे कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा था, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स उसका mg है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बॉडी अपनी एक्सेलरेशन खो देती है और उस समय वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरने लगती है, और उसी वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जो जो बारिश की जो बूंदें हैं जो गिरती हैं हवा से हो करके, वो भी टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त करके ही हमारे शरीर पर आती हैं। अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं अचीव करे और जिस वेलोसिटी से वो उतनी ऊंचाई से गिरती हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर उस तरह की बूंदें हमारे शरीर पर गिरे और वो जिस स्पीड से चल रहे उस स्पीड से, तो शरीर में गड्ढे हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे, इतनी तीव्र गति से वो गिरेंगी। लेकिन ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसके कारण ही हमें कोई चोट का अनुभव नहीं होता। बारिश की बूंदें जबकि कई किलोमीटर से ऊंचाई से गिरती है, लेकिन फिर भी हमें किसी चोट का अनुभव नहीं होता। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये जो लिक्विड ड्रॉप है, आयल ड्रॉप है, वो नीचे की तरफ गिरता है। ड्रैग फोर्स की स्थिति में ड्रैग फोर्स लगने के कारण विस्कस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं और यह टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है, और टर्मिनल वेलोसिटी से फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। इस स्थिति में मिलकर ने इसमें बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर लिया, क्योंकि विस्कस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इससे हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, और उस फार्मूले के आधार पर वो जो है उस जो ऑब्जेक्ट है या जो आयल ड्रॉप है उससे उन्होंने उसके रेडियस को मेजर कर लिया। और जब हम इस आयल ड्रॉप के रेडियस को मेजर कर लेंगे तो इससे हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम में आयल ड्रॉप के अगर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आयल ड्रॉप है तो डेंसिटी तो हमको मालूम होगी, तो उसके डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके हम उसका मास निकाल सकते हैं, और मास निकालने के बाद हम इस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिलकर ने भी वही किया, उन्होंने इसके सहारे इसके रेडियस को मेजर किया, वॉल्यूम को मेजर किया, फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकाला, और फिर उसके बाद से उसने mg को निकाला, जिससे मल्टीप्लाई करके, जिससे उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑब्सेंस में किया। अब उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया।
अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो फिर से कुछ ड्रॉप्स इसमें जो गिरे वो चार्ज होने लगे। अब वो चार्ज हो गए, अब चार्ज हो गए तो फिर अब वो नीचे गिरने लगे। अब चार्ज हो गए तो अब उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने लगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लग रहा है। अब मान लेते हैं कि ये जो चार्ज हुआ तो सपोज कीजिए कि इसमें जो भी बॉडी जो भी इसमें ड्रॉप आएगा वो मान लेते हैं कि कोई उसमें पॉजिटिवली चार्ज हुआ, कोई निगेटिवली चार्ज हुआ। हमने माना कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसमें आया, तो एक निगेटिव चार्ज आई ड्रॉप जैसे इसमें इंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन ये निगेटिवली चार्ज है तो उस पर जो एक्सेलरेशन या जो उस पर फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, अब ये फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है तो इसका मान हो जाएगा E इंटू ई। चूँकि ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है या जो भी चार्ज हो, Q इंटू ई, हम Q मान लेते हैं कि उस पर चार्ज Q है तो Q इंटू ई से इस पर लगने वाला अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये कैसे, किस स्थिति में ऐसा प्राप्त करेंगे, तो जब ये फिर नीचे की तरफ गिरेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण यह डिसेलरेट होगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि फिर इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी डैट मीन्स कि ये जो mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह mg जो होगा इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बैलेंस हो जाएगा। और जब उस स्थिति में जब ये बैलेंस्ड हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या मिल गया, अब उस बैलेंस के केस में QE बराबर mg हो जाएगा। तो मिल्टन ने, और इस mg को ही तो हम लोग फोर्स कहेंगे, ठीक है, तो मिल्टन ने आसानी से इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर लिया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तो पहले से हमको मालूम था, तो इसके द्वारा आसानी से उन्होंने इस आई ड्रॉप पर चार्ज को मेजर कर लिया इस बैलेंस कंडीशन वाले फॉर्मूले से इक्विलिब्रियम के केस में। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, जब उन्होंने चार्ज को मेजर करके और फिर इसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बार बार रिपीट किया, तो बार बार रिपीट किया तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार इस पे जो चार्ज हो वो एक ही समान हो सकता है कि जब ये लिक्विड ड्रॉप इसमें आए तो पहली बार कोई बॉडी आया तो कुछ चार्ज उस पर जनरेट हुआ, दूसरी बार आएगा हो सकता है कि उस पर पहले की तुलना में ज़्यादा चार्ज आ जाए या हो सकता है कि उससे कम चार्ज आ जाए। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया तो उन्होंने पाया क्या कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है, ड्रॉपलेट्स है, उस पर जो चार्ज है वह एक डिफिनिट वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में चार्ज उस पर या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। एक डिफिनिट वैल्यू का ही इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में उस पर वो चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि हर ड्रॉप के लिए अलग अलग उन्होंने चार्ज मेजर किया और इस तरह से पाया। तो इस तरह से उन्होंने अनुमान लगाया और उन्होंने यह कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो निश्चित रूप से एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। और उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को प्रपोज किया कि एक फंडामेंटल वैल्यू के बराबर चार्ज जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पर इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में बढ़ता है या घटता है, या यहाँ पर बढ़ रहा है या घट रहा है। और इस तरह से उन्होंने क्वांटाइजेशन लॉ को प्रपोज किया। फिर उन्होंने जो फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज जो बढ़ रहा था, जो घट रहा था जितनी अमाउंट में, उस अमाउंट को कहा कि यह निश्चित रूप से फंडामेंटल चार्ज होना चाहिए जो किसी फंडामेंटल पार्टिकल पर होना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर उस चार्ज को प्रपोज किया कि यही वो वैल्यू है जो कि इस इलेक्ट्रॉन पर होना चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज को वैल्यू किया 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मेजर किया, जबकि हम लोग आज लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि लगभग 0.6% का एरर उसमें रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे फंडामेंटल चार्ज को मेजर किया और साथ ही उन्होंने क्वांटाइजेशन लॉ को भी अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रपोज किया। इस उपलब्धि के लिए मिल्टन साहब को 1923 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, जो बहुत बड़ा क्या सबसे बड़ा पुरस्कार है साइंस के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पर लगने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज्ड बॉडी पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव के आधार पर ही ये एक्सपेरिमेंट जो है वो
किया गया। डैट मीन्स कि ये जो फेनोमेनन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल ये मूव करता हो या अगर उसमें रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ का एक और भी बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं इंकजेट प्रिंटर। आप देखे होंगे इंकजेट प्रिंटर के में कि जो भी इंकजेट प्रिंटर होता है वो भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, या प्रिंटिंग मशीन जो होती है वो भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी जो लिक्विड जो इंक होते हैं वो स्प्रे किया जाता है, और जब वो लिक्विड इंक जब स्प्रे होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजरते हैं, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजरते हैं तो वो एक मतलब एक प्लेट होता है, ऐसे सपोज कीजिए, ऐसे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब ये जो लिक्विड ड्रॉप है वो इधर से पास किया तो जैसे ही ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो ये चूँकि निगेटिवली चार्ज्ड होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो डिविएट होता है। अब इस प्लेट से वो डिविएट होता है और इस प्लेट से डिविएट होकर के इधर जो है यहाँ पर आकर के पेपर पे वो जाकर के अंकित हो जाता है। अब ये पेपर पे कहाँ जाएगा ये डिपेंड करता है कि उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई हुआ, किस तरह के कैरेक्टर के लिए उस कैरेक्टर के हिसाब से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है और उसी हिसाब से वो डिविएट होता है और उसी जगह पर जाकर के वो अंकित होता है। प्रत्येक लेटर या प्रत्येक कैरेक्टर के लिए लगभग 100 टीनी इंक ड्रॉप्स यूज होते हैं। छोटे छोटे 100 टीनी ड्रॉप्स डिविएट होते हैं और वहाँ पर जाकर के अंकित होते हैं, तब जाकर के एक कैरेक्टर का निर्माण या एक लेटर का निर्माण होता है और वो कागज़ पे प्रिंट होकर के निकलता है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज पर प्रभाव का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इन चीज़ों को रखा, और एप्लीकेशंस भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर एप्लीकेशंस भी हमने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल रहा आज का वीडियो, और अब आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज से बने एक सिस्टम जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल भी चुके हैं। तो आगे के क्लास में अब हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या हो सकता है, उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का आपको क्लास कैसा लगा, कितनी आपको इससे जानकारी मिली, हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।